एक तरफ अमेरिका से टीम दिल्ली आई है ताकि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील हो सके। आज बातचीत का दूसरा दिन रहा, ये कल तक चलेगी। लेकिन इस बीच अमेरिका ने टैरिफ की एक नई धमकी दे डाली। अमेरिका ने ट्रेड और इकोनॉमिक पॉलिसी देखने वाला डिपार्टमेंट यूएसटीआर ने जबरन मजदूरी का हवाला देकर 60 देशों पर 12.5% ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें भारत भी शामिल है। हालांकि अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया गया है। यह महज एक प्रस्ताव है जिस पर संबंधित देशों को 6 जुलाई तक अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। लेकिन इस बीच भारत ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर जो बातचीत हो रही है उसमें वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा। अब सवाल यह है कि इस अतिरिक्त टैरिफ के प्रस्ताव के बीच ट्रेड डील का स्वरूप क्या होना चाहिए। अमेरिका ने जिस सेक्शन 301 के तहत ये टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है, क्या ट्रेड डील के तहत इस प्रावधान या ऐसे किसी प्रावधान से हमेशा के लिए छूट मिल सकती है क्या, या फिर हमारे एक्सपोर्टर्स पर हमेशा ऐसी तलवारें लटकती रहेंगी? आज आवाज अड्डा में करेंगे इस पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं पूर्व विदेश सचिव शशांक सर, इकोनॉमिस्ट साकेत मिश्रा और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में भारत की पूर्व राजदूत अंजलि प्रसाद, FIO के DG और CEO अजय सहाय और बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर AK भट्टाचार्य साहब। जो मेहमान जुड़ गए उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग तब तक चर्चा की शुरुआत करते हैं। शशांक सर, सबसे पहला सवाल आपसे, ये एडिशनल टैरिफ लगाने का जो प्रस्ताव रखा है USTR के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में, ये वाकई स्थायी है या फिर ट्रेड डील के नेगोशिएशन के बीच में एक प्रेशर टैक्टिक्स है? देखिए, स्थायी का मतलब यह है कि ये ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने अपने कांग्रेशनल लेजिस्लेशन के अंडर में ये आइडेंटिफाई किया है। अभी प्रेसिडेंट ने अप्रूव नहीं किया है, लेकिन ये तलवार लटकी रहेगी। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के जो उन्होंने यूनिलैटरल टैरिफ्स लगाई थी, चाहे भारत के ऊपर हो चाहे और देशों के ऊपर हो, वो सब उन्होंने उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। तो इसलिए जो कांग्रेशनल लेजिस्लेशन के अंडर में, ये 301 के अंडर में या स्पेशल 301 के अंडर में जो उनका काम है ये इन्वेस्टिगेट करना, तो वो उसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि इन्वेस्टिगेट करने का उनकी अपनी कांग्रेशनल अथॉरिटी मिली भी है तो करेंगे वो, क्योंकि टैरिफ वो कहते हैं कि बाकी सब देश जो टैरिफ किंग्स हैं, हम भी टैरिफ लगाएंगे अमेरिका में जॉब्स लाने के लिए। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि अमेरिका WTO का सदस्य है, लेकिन वो हमेशा से WTO को अंडरमाइन ही करता रहता है, या बाकी भी इंटरनेशनल संस्थाओं को भी अंडरमाइन करता है, क्योंकि उनका अपना एक्सेप्शनलिज्म का एक वो फॉर्मूला है कि जो चीजें वो औरों को चाहते हैं कि वो एक्सेप्ट करें, वो अमेरिका को नहीं एप्लीकेबल होती हैं। तो हमारे ख्याल से ये जो ट्रेड डेलीगेशन आया है, उससे बात ये उठानी चाहिए भारत को और कहना चाहिए कि ये जो हमारे एक्सपोर्ट्स को एक तरीके से नेगेटिव इसमें वो मिलेगा, इंसेंटिव या डिसइंसेंटिव मिलेगा, उसको किसी तरीके से बराबर करना होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है ट्रेड डील में, तो हमारा बहुत नुकसान रहेगा। तो ट्रेड डील में काफ़ी नुकसान रहेगा और इस पे हमें नए सिरे से नेगोशिएशन करना चाहिए। एक सवाल और पूछूं आपसे, उसके बाद फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। शशांक सर, ये जो सेक्शन 301 के तहत जो ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव रखा गया है, वो दरअसल सेक्शन 301 इस बात की इजाज़त देता है क्या कि पूरे देश को ही आप इस ड्यूटी में शामिल कर लें? क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है, सेक्शन 301 कंपनी स्पेसिफिक ज़्यादा फोकस करता है ट्रेडिशनली। नहीं, उन्होंने तो ये आइडेंटिफाई किया है कि ये देश जो है वो फोर्स लेबर जहां जहां देशों में होती है उनके ऊपर उन्होंने कोई कंट्रोल नहीं रखा है, इंपोर्ट्स के ऊपर इंडिया में। तो एक तरीके से पूरे देश की पॉलिसी के ऊपर ही है और बाकी देशों के ऊपर भी है। लेकिन मुझको ये समझ में नहीं आया कि कुछ के ऊपर 10% और कुछ के ऊपर 12.5% उन्होंने लगाया है टैरिफ का प्रपोजल। तो ये क्या वजह है? इसमें लगता है कि उनके ऊपर भी काफी दबाव रहा है कि इतनी जल्दी जल्दी उनको सब ये एग्जामिन करके अपना प्रपोजल देना पड़ा। सिर्फ अच्छी बात यह है कि ये भारत में डेलीगेशन आजकल आया हुआ है, तो उनसे पूरी बात की जा सकती है इस मसले पर। ये जो बातचीत की जाएगी, हमारे साथ अंजलि प्रसाद मैम जुड़ चुकी हैं, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत रह चुकी हैं। मैम, ये जो प्रस्ताव रखा गया है USTR की तरफ से, ये कितना सस्टेनेबल आपको दिख रहा है? क्योंकि अभी ये फाइनल तो है नहीं, इस पे जो कंसर्न कंट्रीज हैं उनसे कहा गया है कि आप अपना पक्ष रखिए,
6 जुलाई तक का समय दिया गया है, लेकिन जिस बेस पे ये ड्यूटी लगाने की बात की गई, फोर्स लेबर, ये कितना सस्टेन हो पाएगा जब इस पर बातचीत होगी, संबंधित देश अपना पक्ष रखेंगे, भारत अपना पक्ष रखेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि सेक्शन 301 जो है, वो यूएस ट्रेड एंड कम्पिटिटिवनेस एक्ट ऑफ 1974 का एक प्रोविजन है, जिसमें यूएस यूनिलैटरल एक्शन ले सकता है अगर उसको लगता है कि कुछ देश उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, उनके एक्सपोर्ट्स कम प्राइस पे जा रहे हैं, जो उसकी इंडस्ट्री को डैमेज कर सकते हैं। तो ये एक नेशनल लॉ है जिसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन हो रहा है। तो अगर हम वर्ल्ड ट्रेड रूल्स को देखें तो सेक्शन 301 इन ट्रेड रूल्स के खिलाफ जाता है और सेक्शन 301 का इस तरह से इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। वो हमारे ऊपर इस तरह से टैरिफ लगा ही नहीं सकते। तो ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इसमें इनसे बात करने का या इनके साथ ट्रेड डील के दौरान इस इशू को डिस्कस करने का हमको तो बिल्कुल नहीं समझ में आता कि हमारी गवर्नमेंट क्यों ये कर रही है और क्यों हमारे नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रही है। साकेत मिश्रा सर, नमस्कार। मेरा मत थोड़ा सा फर्क। हाँ, पहली बात हम लोग को देखना चाहिए कि हम लोग जो एजम्पशन करते रहते हैं कि क्या यूएस कर सकता है या नहीं कर सकता है, हम एक नई रियलिटी में जी रहे हैं इस समय। ट्रंप का जो मन करता है वो कर सकते हैं। ही इज ऑपरेटिंग गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू। अगर वो लड़ाई कर सकते हैं ईरान में तो टैरिफ बड़ी माइनर चीज है। नंबर 2, यूएस जो आपने सबसे पहले कहा था अपने को एक्सेप्शनलिज्म में मानता है, इसलिए, और सच बात यह है कि डब्ल्यूटीओ का फायदा उठाया केवल चाइना ने और डब्ल्यूटीओ नहीं कंट्रोल कर पाया चाइना को, और ये मेन वरी रही है यूएस की, और इसलिए यूएस डब्ल्यूटीओ को नहीं सुनेगा। तीसरी चीज ये है कि हमें पसंद हो या ना पसंद हो, यूएस बड़ी मार्केट है और कोई भी अगर कहे कि हम जाकर के लड़ने लगे यूएस से, वो नेशनल इंटरेस्ट किसी हद से नहीं है। अब सवाल यह है कि हम लोग को करना क्या है। ट्रंप को इस समय जीत दिखानी है कहीं ना कहीं। वो लचीले आदमी है थोड़ा स्वभाव से, तो बदलते रहते हैं अपने रुख जैसे समय आता है। करीब 9 बार वो बता चुके हैं कि ईरान के साथ भी ट्रीटी साइन हो चुकी है। तो ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक है। हम लोग को इसमें जज्बाती नहीं होना चाहिए। जो ट्रीटी की बातचीत चल रही है, ट्रीटी की बातचीत करनी चाहिए। जुलाई 24 तक हमें साइन करना है, हमें साइन करना चाहिए। बल्कि हमको तो ये कहना चाहिए कि हम 24 नहीं, हम 22 को भी साइन कर देंगे, पर आप थोड़ा सा टर्म्स बेटर कर दीजिए। क्योंकि हम लोग अगर साइन करेंगे तो पहली बात तो प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाएगी ट्रेड में। दूसरी, ट्रंप को कुछ जीत करके दिखाने की क्षमता मिल जाएगी, जो कि उनकी बड़ी डेस्परेट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सारे टैरिफ्स उनके इलीगल बता दिए गए। तो अगर समझौता हो जाता है तो हम लोग को स्मार्टली खेलने की जरूरत है। इसमें बयानबाजी की नहीं जरूरत है, क्योंकि 60 देशों के साथ हुआ है और ये एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक है। ट्रंप को अच्छा लगता है प्रेशर लगाना, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, एक होता है जीतना, एक होता है जीतते हुए दिखना। उनको जीतते हुए दिखना शायद बहुत जरूरी है। हम लोग को जज्बाती नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग रहे हैं, काम एंड कलेक्टेड तरीके से करना चाहिए। हमें जो हमारे काउंटर पार्टीज हैं, जो बिजनेस पार्टनर्स हैं अमेरिका में, चाहे वो एप्पल हो या अन्य लोग हों, उनके साथ मिल करके जो कंसल्टेशन हो रहे हैं शायद जुलाई 6 तक इस विषय पर, उसमें उनको भी ताकत से हम लोग अपने व्यू रखने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जज्बाती होकर के और नेशनल इंटरेस्ट ठीक है। हम लोग को साकेत जी, मेरा सवाल यह है कि जज्बाती होकर के हम ट्रेड डील भी कर लें और ट्रेड डील में हम कोई सर्टेन परसेंटेज पे अपने टैरिफ रेट को हम फिक्स कर लेते हैं और फिर अचानक से ये सेक्शन 301 अभी आया, सेक्शन 301 का एक दूसरी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, फिर वो आ जाएगा, तो फिर हमारा जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो फिर कहाँ रह जाएगा? अंजलि मैम।
देखिए, इसमें जज्बात की कोई बात नहीं है, ये फैक्ट्स और रूल्स हैं। हमने ठेका नहीं ले रखा है कि हम ट्रंप को खुश करें या ट्रंप की जीत दिखाएं। हम लोगों को बाय द रूल्स प्ले करना है। ये अलग बात है कि ट्रंप किसी रूल से प्ले नहीं कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। वो दुनिया की किसी इंस्टीट्यूशन के रूल्स को नहीं मान रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिव इन करें। यहाँ पर हमको रियलाइज करना चाहिए कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो है मार्केट की, और वो ही ट्रंप चाहते हैं। तो हम लोग पहली चीज हमने गिव इन किया कि हम नेगोशिएट कर रहे हैं फ्रॉम अ पीनल टैरिफ, जबकि हमें अप्लाइड टैरिफ से नेगोशिएट करना चाहिए था। तो हमें स्टेटस को एंटे पे जाके नेगोशिएट करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। हम उस 50% से नेगोशिएट कर रहे हैं, फिर हम 18% पे आ गए, जो हमने बहुत बड़ी विक्ट्री दिखाई, और उसको फिर अब उसके ऊपर से ये 301 की बात आ रही है, जो कुछ प्रोडक्ट्स पे ये 12.5% की बात कर रहे हैं। तो अगर इनको किसी रूल्स के अनुसार नहीं चलना है तो फिर इन्हें उस इंस्टीट्यूशन से निकल जाना चाहिए, और हम लोगों को फिर इसमें फर्म स्टैंड लेना चाहिए कि हम उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे अगर हम उस इंस्टीट्यूशन में हैं। यहाँ चाइना की बात नहीं आती है कि WTO फेल हुआ है या नहीं फेल हुआ है। ये बात हो रही है एक बायलैटरल डील पर जो यूएस और इंडिया के बीच में है। चाइना इज अ टोटली डिफरेंट इशू। तो ये जो हो रहा है, ये मेरे हिसाब से हम लोग गिव इन कर रहे हैं, इसमें कोई जज्बाती बात नहीं है। ये हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं ये रीजन नहीं मालूम। अजय साया साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, डेफिनेटली ये एक तरह की प्रेशर टैक्टिक्स है। नेगोशिएशन के टाइम पे ये डिसीजन आया है, तो यूएस उस पर प्रेशर बनाए रखना चाहता है, और नीड ऑफ द आवर है कि हम कंस्ट्रक्टिवली इंगेज रहे। ये खाली टैरिफ इंडिया के ऊपर नहीं भी आया, अब देखिए बड़े बड़े इकोनॉमीज, यूरोपियन यूनियन और कंट्रीज पे भी आया है, और अगर हम इन कंस्ट्रक्टिवली इंगेज रहते हैं तो कुछ सोल्यूशन आ सकता है। ये भी हमें देखना चाहिए कि ये सुपर 301 में भी हम फोर्स लेबर की बात कर रहे हैं, एक्सेस कैपेसिटी की बात भी हो सकती है। तो अगर हम इंगेज रहेंगे तो शायद कोई सोल्यूशन आए। अगर हम कोई ऐसा कदम लेते हैं कि नहीं, हमें फर्दर नहीं करना है, देन वी शुड बी रेडी फॉर एडिशनल टैरिफ्स ऑल्सो। तो ओवरऑल इंटरेस्ट को देखना चाहिए। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया यूएस का जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ट्रेड इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ दैट। तो ओवरऑल यूएस रिलेशनशिप को हमें बनाए रखना चाहिए और कंस्ट्रक्टिवली एंगेज होना चाहिए। मेरे को नहीं लगता कि अभी आपको टाइम दिया गया है सबमिशन का और पब्लिक हियरिंग बाकी है, तो ऐसा कोई डिसीजन हो नहीं सकता जो कि लॉजिकल नहीं लगता है। तो ये उनका एक पॉस्चरिंग है, उस पॉस्चरिंग को हमें ये देखना चाहिए कि हम कैसे बेस्ट वे में उससे डील कर सकते हैं। हमें अपना वहां को ऑगमेंट रखना चाहिए कि ये अगर टैरिफ लगता है इंडिया के ऊपर तो बीटीए करने के बाद भी शायद हमें फायदा ना हो। तो वो एक परिपेक्ष लाना चाहिए और ओवरऑल इंटरेस्ट में हमें इस चीज को देखना चाहिए। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है AK भट्टाचार्य सर, कि हमने कोई ट्रेड डील कर ली अभी के माहौल में, और अगर ये एडिशनल टैरिफ अभी लग जाता है, फिर सेक्शन 301 के तहत एक और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो भी लगा दे कुछ टैरिफ, तो एक अनिश्चितता का माहौल बना रहता है। तो ऐसे में ट्रेड डील करके किसी एक टैरिफ पॉइंट को हम लोग लॉक कर दें, ये कितनी समझदारी होगी? देखिए, ये तो एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का इशू है। ये आप किस तरह इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, वो आप किस तरह से उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा होता है। इस वक्त मैं समझता हूँ जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की जो हमारी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वो उनको हमें पूरी तरह से रिकग्नाइज करनी है, और उसके ऊपर जो हम उसको इस्तेमाल कर सकें, वो हम कैसे इस्तेमाल करें वो भी देखना है। जैसे ट्रेड सिर्फ आजकल ट्रेड नहीं है, ट्रेड के साथ इन्वेस्टमेंट भी जुड़ा हुआ है। अगर भारत का इतना बड़ा एक मार्केट है, उसमें अंदर अगर इन्वेस्टमेंट
अगर एप्पल जैसी कंपनियां सोचती हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करें और यहाँ पे अपनी आईफोन बनाएं, और उस आईफोन इंपोर्ट्स में ये सब फोर्स्ड लेबर इन्फोर्समेंट, जो फोर्स्ड लेबर की जो वो क्लॉज लागू ना हो, बात तो सही है कि ये एक यूएस का एक डुप्लीकेट स्टेटमेंट है। ये एक ऐसा अप्रोच है कि जिस चीज में हम लागू करना चाहते हैं, अगर करना है, वो एप्पल के आईफोन बनाने में क्या फोर्स लेबर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है? वहां पे भी हो रहा है, पर एप्पल के आईफोन में वो क्लॉज नहीं लगाया जाएगा। उनके लिए जो सेक्शन 301 उसका एप्लीकेशन नहीं होगा। आईफोन इंपोर्ट टेक्सटाइल को छोड़ दिया। इसीलिए हमें ये देखना पड़ेगा हमारी जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। हमारी मार्केट है, हमारी इन्वेस्टमेंट मार्केट है, टेक्नोलॉजी है। अगर वो डेटा सेंटर वहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आकर डेटा सेंटर का इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो हम किस तरह से ये एप्पल की वीकनेस या डेटा सेंटर की जो रिक्वायरमेंट, उसको इस्तेमाल करके हम ये ट्रेड नेगोशिएशन में उसका थोड़ी बहुत फायदा उठाएं। जिस तरह से यूएस ने सेक्शन 301 को एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक बनाया है, हालांकि अब बात चल रही है इंडिया यूएस बायलैटरल टैरिफ की, उसी के टाइम चलते चलते इसका ऐलान कर देना कि फोर्स्ड लेबर में हम इसका कर रहे हैं और एक्सेस कैपेसिटी में और भी करेंगे हम। नाउ अगर रवैया होगा तो भारत को भी ऐसा एक रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के जरिए करना होगा। इसमें झगड़ा करने वाली बात नहीं है, पर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के काफी आयाम होते हैं, काफी तरीके होते हैं। और मैं समझता हूं कि हमारी जो भारत सरकार में जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की जो विंग जो है वो काफी दुर्बल हो गई है, और ये चीज को हमें और भी सशक्त बना के, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को स्ट्रांग बना के ये बात हमारी इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना चाहिए। शशांक सर, ये कितना संभव है कि ट्रेड डील के तहत हम इस बात पर अमेरिका को राजी करा लें कि ट्रेड डील कर लीजिए, एक हम लोग के पास जो आपसी सहमति बनती है, उस सहमति से इस टैरिफ रेट पे हम ट्रेड डील को लॉक करते हैं, लेकिन इस बात की गारंटी दीजिए कि आगे चल के सेक्शन 301 या फिर ऐसे किसी दूसरे सेक्शन का हवाला दे करके आप हम पर एडिशनल टैरिफ नहीं लगाएंगे? देखिए, दोनों बातों को मैं ले लेता हूं। पहला तो ये आपने जो प्रश्न पूछा है जी, उसमें देखने की बात यह है कि अमेरिका ऐसा कोई मेरे ख्याल से गारंटी नहीं दे सकता है, क्योंकि जो उनके अपना डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है, अगर एक बार उन्होंने शुरुआत कर दी है तो उसको वो रोक नहीं सकते हैं। और प्रपोजल तो आएगा ही आएगा, रिकमेंडेशन आएगी, अब राष्ट्रपति उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, और फिर बायलैटरल डिस्कशन करके हर केस में जो है वो आगे बढ़ाना चाहेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि जो ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आ जाती है कि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में तो हम लोगों का ज्यादा हाथ बन जाता है, क्योंकि डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह लेने में हम कई चीजें उनको बता सकते हैं कि भाई ये हमारे जो है रिक्वायरमेंट्स है कि ट्रांसफर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होना चाहिए, और हमारे यहाँ जो है आना चाहिए बनने का, लोकलाइजेशन होना चाहिए, या जो भी हम पैसा देते हैं तो उसके बदले में भी आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो वो करा जा सकता है। लेकिन जो इकोनॉमिक साइड पर यह है कि हमारे इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं, वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके बिजनेस इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो हम उनको बिल्कुल बीचों बीच छोड़ के नहीं सकते हैं इस मसले पे कि हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के प्रिंसिपल्स पे उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं। दूसरा, हमारी जब स्टेट गवर्नमेंट है सबके सब इन्वेस्टमेंट लाना चाह रही हैं, तो हम जरूर कहते हैं कि जो भी डेटा सेंटर्स बन रहे हैं तो सारा उनका रिकॉर्ड इंडिया में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन फिर दिक्कत ये है कि उसके अलग ही तरह के नेगोशिएशन चलते हैं कि वो डेटा सेंटर लाएंगे या नहीं लाएंगे, किन कंडीशंस में लाएंगे, अगर नहीं लाते तो कोई दूसरा कंट्री लेकर आएगा क्या वो डेटा सेंटर, या हम अपने आप बनाएंगे। तो इस तरह की बातें थोड़ा वीक हैंड हो जाता है हम लोगों का। और इसी तरीके से मैं ये भी से भी बात कहना चाहूंगा कि WTO पे जो है, असल में इंडिया और चाइना जो है, दे आर सपोज टू बी द वर्स्ट ऑफेंडर्स इन WTO। वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा तकलीफ जो है यही इन लोगों ने जो है केसेस डाल रखे हैं कि डंपिंग हो रही है हमारे यहाँ, और ये सब जो है अब अमेरिका ने इसी वास्ते वहां पर उन्होंने सब
केसेस में ना तो वो किसी को अप्रूव कर रहे हैं, जो भी उनके जुडिशियल मेंबर्स वगैरह होते हैं, ना ही वो उनकी बातें कोई मानते हैं। तो WTO में समझता हूँ कि हमने इतना प्रिंसिपल से बात करी है, एक तरीके से वो बिल्कुल ही इनसिक्योर और अनसर्टेन ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गया है। और जो चीन को चाहिए था, चीन को मिल चुका है। अब वो तैयार है बायलैटरली, अगर अमेरिका उनसे कहता है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खरीदो, तो वो कहते हैं कि ठीक है, इन कंडीशंस में खरीदेंगे और आप हमारे को जो है क्रिटिकल मिनरल्स हैं, आपको इन कंडीशंस मिलेंगे। तो क्या हमारे पास ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम उनको, अमेरिका को कह सकें कि भाई ये चीजें हम नहीं दे सकते हैं? हमारा सबसे बड़ा कैपेबिलिटी है हमारे ट्रेन मैन पावर, हमारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स जो इतने CEOs वगैरह बन गए, उसको ट्रम्प साहब ने सबसे पहले ही नेगेट कर दिया। उन्होंने सबको कहा है कि सबके सब जो है ये स्टूडेंट्स बन के आए थे, आज CEO बन गए हमारी कंपनीज के, हम इनको निकाल देते हैं जी छोटे लेवल पे ही। तो एक तरीके से वो उन्होंने पहले ही हमको दबाव में डाल दिया है, और वो भी हमारे लिए एक प्रेशर पॉइंट बन गया है कि हम अपने यूथ को अमेरिका के खिलाफ नहीं ले जाना चाहते हैं। तो ये उनकी, ट्रम्प की भी जरूरत है और हमारी भी, कि US इंडिया के जो रिलेशंस हैं उसमें हम चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन वो भी इसमें अपना पार्टिसिपेट करे, समझे कि अमेरिका उनके खिलाफ नहीं जाएगा। तो ये अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट कही अंजलि मैम, जो अभी शशांक सर कह रहे थे WTO का मामला, ये जो इशू है फोर्स लेबर वाला मामला, ये WTO में बहुत सालों से चला आ रहा है, इस पे बार बार आरोप लगता है, लेकिन वहां पर कभी ये चीजें साबित हो नहीं पाई हैं। अब यहाँ पे USTR के जरिए से साबित करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, WTO में फोर्स लेबर जैसी कोई चीज एंटर नहीं की है, ना कोई डिस्कशन हुआ है, ना किसी एग्रीमेंट पे फोर्स्ड लेबर नाम की चीज पे चर्चा हुई है। ये फोर्स्ड लेबर इनका सेक्शन 301 का हिस्सा है, जिसमें ये लोग यूज करते हैं इसको, एंड ये यूज कर रहे हैं मेनली अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। हमारे ऊपर स्पेशल 301 में 90s में भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन उस समय USA की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो एक जनरल टैरिफ लगाए। उसने सिर्फ GSP विड्रॉल किया था, यानी जो यूनिलैटरल प्रेफरेंसेस देते हैं उसको विड्रॉ किया था, जिसपे कि हमारा कोई हक नहीं बनता है। अगर कोई कंट्री देती है तो इट्स फाइन, अगर नहीं देती है तो वो उनका प्रेरोगेटिव है। तो उन्होंने उसको विड्रॉ किया था, लेकिन वो टैरिफ तब भी नहीं लगा पाए थे हमारे ऊपर, क्योंकि इट वाज अल्ट्रा वायरीज द WTO, और WTO में ये रूलिंग स्टैंड कर रही है। यूरोपियन यूनियन डिस्प्यूट में जा चुका है अगेंस्ट द US ऑन सेक्शंस 301 टू सेक्शन 310, और उसमें US ने लिखा है, अपने सेक्शंस में ये लिखा हुआ है कि भाई हम इसको यूज करेंगे इन कंप्लायंस विद WTO रूल्स। ये वो उनकी लॉ में लिखा हुआ है, लेकिन वो फिर भी उसके अगेंस्ट जाके कर रहे हैं। अब ट्रम्प साहब तो हर चीज अपने हिसाब से करते हैं, वो अपनी मर्जी से करते हैं, किसी रूल नियम को फॉलो तो करते नहीं हैं। तो अब यही बात है कि हम लोग उसको किस हद तक मानना चाहते हैं, और हम ये किस हद तक देख रहे हैं कि आखिर इस डील से हमारा क्या फायदा हो रहा है। मेन सवाल तो ये है। साकेत मिश्रा साहब, ये ऐसे माहौल में डील करने से कितना फायदा होगा? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि US हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन एक बात जो अंजलि मैम कह भी रही थी कि US का भी इंटरेस्ट है, हमारे पास इतना बड़ा बाजार है, कंज्यूमर है, उसको भी वो देख रहा है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें ही फायदा उसको भी होगा, तो हमारे पास भी बार्गेन करने के टैक्टिक्स होंगे। लक्ष्मण जी, टैक्टिक्स होंगे, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी होगी, हम लोग को अपनी चीजें इस्तेमाल, जो हमारे शक्तियां हैं उनको इस्तेमाल करने की जरूरत है। और जो पहले DG साहब ने कहा था कि इंगेजमेंट जरूरी है, ये सब सही है, पर वास्तविकता भी हमको देखने की जरूरत है। हम लोग विश्व का क्या परसेंटेज हैं आज की डेट में GDP में? बड़ा आसान है बोलना कि आप बंद कर दीजिए, हम डील नहीं करेंगे। लेट अस अज्यूम 6 महीने के लिए हम डील नहीं करते हैं और 30% की डील लगती है,
तो जो टेक्सटाइल वर्कर है साउथ इंडिया में, उसको जाकर के कौन समझाएगा कि फैक्ट्री क्यों बंद हुई है? कल अगर ट्रम्प, क्योंकि देखिए जो मैम कह रही थी, ट्रम्प किसी रूल से नहीं चल रहे हैं। हमें ट्रम्प जैसा व्यक्ति है, वो एक अजूबे हैं थोड़े से, तो उनके हिसाब से एंगेजमेंट जरूरी है कि डैमेज रिडक्शन कितना हो। फैक्ट ये है कि अगर आपके पास 18% की ड्यूटी लग जाएगी, और ये 301 अभी लगा नहीं है, ये विचार विमर्शीय है इस समय, इस पे हियरिंग्स होंगी, उसके बाद लगने की बात है, और एक देश में नहीं 60 देशों पे लगने की बात है। तो हम अगर डील नहीं करेंगे तो मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि बहुत बड़ी गलती होगी। और हिम्मत की बात देखिए, फिर से मैं कहूंगा, वास्तविकताओं से अपने को परे नहीं रखना चाहिए। 1990s में WTO में हम लोग लड़ते रहे, सारे थर्ड वर्ल्ड नेशन हमको छोड़ के चले गए थे, हम अकेले बचते थे। इसलिए हमको देखना चाहिए कि हमारा क्या स्वार्थ है। स्वार्थ यह है कि निवेश आता रहे, हमें कैपिटल की बुरी जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में, हमें आईटी में बहुत बड़ी जरूरत है जिससे कि हम ट्रांसफॉर्म कर सकें अपने को, और वो टेक्नोलॉजी और निवेश अधिकतर यूएस से आएगा। ऐसे ही हमारा एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा यूएस से जाता है। हम डाइवर्सिफाई करें, अन्य चीजें करते रहें साथ साथ, पर इस समय झगड़ा करने का समय नहीं है, डिप्लोमेसी का टाइम है, एंगेजमेंट का टाइम है, और जो जो जीत मिले वो लेते जाइए, अपने पॉकेट में रखते जाइए। ट्रम्प है, वो कल कुछ भी कर सकते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम निश्चय ही किसी बात पे तैयारी ना करें किसी एग्रीमेंट की। अंजलि मैम कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें, फिर मैं अजय साह साहब आपके पास आता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जो वर्ड झगड़ा यूज किया जा रहा है बार बार, वो झगड़ा नहीं होता है, वो है टॉकिंग अक्रॉस द टेबल। जब आप टेबल पे बात करते हैं तो आपको अपना इंटरेस्ट के लिए जरूर प्रेस करना पड़ता है। अगर आप नहीं करेंगे वो नेगोशिएशन नहीं होता है। आपकी एक फ्रंटल पोजीशन होती है और एक बैकअप पोजीशन होती है। आप पहले फ्रंटल पोजीशन रख के चलते हैं, अगर वो नहीं मानी जाती है तो आप बैकअप पोजीशन पे जाते हैं। हमारे केस में जो अभी तक हमें पता चला है इस डील के बारे में, हमने बिल्कुल गिव इन कर दिया है, और हमने अपने कोई भी सेंसिटिव सेक्टर्स नहीं बचाए हैं। एग्रीकल्चर तक को हमने टेबल पे रख दिया है। ये नहीं मुझे समझ में आ रहा है कि इस डील से इंडिया को क्या फायदा है। आज भी हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में फैक्ट्रीज क्लोज हो रही हैं, और वो अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम और अपनी ट्रेड डील्स को एक्टिवली यूज करें, जो हम नहीं कर रहे थे अब तक। हमें करना पड़ेगा उनको। यूरोपियन यूनियन से आपने इतनी बड़ी FTA किया है, हमें उसे यूज करना चाहिए। और कंट्रीज से हमारे बहुत से FTAs हैं, हमें उन्हें यूज करना चाहिए। पर हमको US से हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप टेबल से उठ जाइए, लेकिन आपको अपने इंटरेस्ट के लिए जरूर फाइट करना पड़ेगा। और फाइट का मतलब ये नहीं है कि आप लड़ाई इन द लिटरल सेंस करें, बट ये एक नेगोशिएशन है जिसमें कि बैक एंड फोर्थ चलेगा। और ये नहीं हो सकता है कि आप पीनल टैरिफ भी लगाएं, फिर उससे आप नेगोशिएट करें, उसके ऊपर आप स्पेशल 301 की थ्रेट भी दें। ये जरा ज्यादा हो रहा है। तो इसमें हम किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ को प्रेस कर रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अजय साह सर, इसमें एक सवाल मैं थोड़ा समझना चाह रहा था कि अगर एडिशनल टैरिफ की बात हम कर रहे हैं, जो यूएस कर रहा है, वो दरअसल भारत पे अलग से नहीं लगाया जा रहा है, ये 56 देशों पर लगाने का प्रस्ताव रखा है। अगर हम कोई ट्रेड डील कर लेते हैं तो हमारे जो कॉम्पिटिटिंग कंट्री है वहाँ पे जो सामान भेजती है उस पर भी वो टैरिफ लगेगा, एडिशनल टैरिफ होगा। जो हमारी ट्रेड डील होगी उसकी दरें अलग होगी। तो आप लोग इस पूरे इक्वेशन को कैसे देख रहे हैं? हमारा कॉम्पिटिटिव रेट क्या हो सकता है इस एडिशनल टैरिफ को छोड़ दें तो? देखिए, जहां तक नेगोशिएशन का बात है और जहां तक टैरिफ की बात है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम यूएस मार्केट में किस तरह एक्सपोज्ड है, यूएस हमारे मार्केट में किस तरह एक्सपोज्ड है। हमारा 18% एक्सपोर्ट्स आज की डेट में यूएस को जा रहा है,
यूएस का लेस देन 2% एक्सपोर्ट्स इंडिया में आ रहा है। तो जो तरह की अगर हम आर्म ट्विस्टिंग की बात करें तो हमारे पास बहुत लिमिटेड हमारे पास वो स्कोप है। जहां तक ट्रेड की बात है, ट्रेड एक सर्टेनिटी इन टैरिफ चाहता है। जब 25% टैरिफ लगा था तब भी इंडियन एक्सपोर्ट्स यूएस को जा रहे थे बिकॉज एक सर्टेनिटी थी। 50% में हम कंप्लीटली आउट प्राइस्ड हो गए थे मार्केट में। तो हम लोग यही चाहेंगे कि ऑफ कोर्स हमें सेक्रीफाइस अपने नेशनल इंटरेस्ट नहीं करने चाहिए, बट एक अगर हम बीटीए करते हैं जिस भी लेवल पे करते हैं वो ट्रेड को एक सर्टेनिटी देगा। हम एक बड़ी कॉन्शियस स्ट्रेटजी के थ्रू उसमें जाएंगे। ये कहना बहुत आसान है कि और मार्केट खुल रहे हैं, बट हमें ये ध्यान रखना चाहिए यूएस के बराबर कोई मार्केट इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए नहीं है। और जो भी मार्केट होंगे वहां पे कंपटीशन ऑलरेडी इंटेंस हो गया है। जब से चाइना यूएस मार्केट से निकला है, चाइना ने इंडियन एक्सपोर्ट्स को बहुत से कंट्रीज में प्रभावित किया हुआ है, वो वहां पे और एग्रेसिव हो रहा है। तो हम लोग ट्रेड की तरफ से चाहते हैं कि एक ऑफ कोर्स रिस्पेक्टेबल ट्रेड डील होनी चाहिए। हमारे नेशनल इंटरेस्ट किसी भी तरह उसमें सेक्रीफाइस नहीं करने चाहिए, लेकिन एक सर्टेनिटी भी आनी चाहिए, क्योंकि जैसा पहले स्पीकर्स ने भी बोला है कि अदरवाइज जो अनसर्टेनिटी के माहौल में बहुत ज्यादा ट्रेड को इम्पैक्ट आएगा। और ये एक बहुत प्रैक्टिकल मेथड होगा कि हमें अपनी स्ट्रेंथ को देख के निगोशिएशन करना चाहिए। शायद हम उस पोजीशन में नहीं है जिस पोजीशन में चाइना या अदर कंट्रीज हैं, उनके पास डिफरेंट स्टिल है। तो हर कंट्री की स्ट्रेटेजी अलग होगी। हमें अपनी जो भी प्लसेस एंड माइनस है उसको देख के इस निगोशिएशन को आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें एक सवाल और आपसे पूछूं मैं कि आप अभी के जो नेगोशिएशन है, पहले कहा जा रहा था कि 99% नेगोशिएशन बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बातें लगभग पूरी हो चुकी हैं, अब सिर्फ फुल स्टॉप कॉमा जैसी बातें बची हुई हैं जिसको हम लोग 1% को दूर करने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। लेकिन अब आपको लगता है कि 99% और 1% के बीच में फासला काफी बढ़ गया है? देखिए, अभी वही हम देख रहे हैं कि अगर ये हम मान के चल रहे हैं कि ये एक तरह के निगोशिएटिंग टैक्टिक्स है, तो ये एक तरह का इंडिकेशन देता है कि अगर हम पॉजिटिवली बीटीए कंक्लूड करते हैं तो शायद इस तरह के इनिशिएशन फर्दर ना हो। अगर हम बीटीए नहीं करते तो इस तरह के इनिशिएशन के, अभी हम फोर्स लेबर की बात कर रहे हैं, दूसरे भी इनिशिएशन हो सकते हैं। तो आई थिंक निगोशिएटिंग टीम के लिए बहुत चैलेंजिंग है, वो किस एक्सटेंट तक जाएं, किस फैक्टर को लेके। कल यूएस का ये 10% टैरिफ भी चला जाता है तो क्या टैरिफ रहेगा। और अभी ये भी कोई गारंटी नहीं है कि जिन कंट्री के साथ बीटीए या जो ट्रेड डील नहीं होगी, यूएस कौन सा और टैरिफ लेके आएगा। आज ही अब देखिए ब्राजील में वो 25% टैरिफ की बात कर रहे हैं। तो एक तरह से ऑफ कोर्स सिचुएशन डिफिकल्ट है, कोई रूल ऑफ लॉ के साथ बात नहीं कर रहा है। तो हमें भी देखना चाहिए कि इस गिवन सिचुएशन में हम क्या बेस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अभी तक जितने भी ऐसे ट्रेड डील हुए हैं शशांक सर, इसमें कहीं ऐसा प्रावधान आपको दिखा क्या कि हम ट्रेड डील कर रहे हैं, अब इसके अलावा हम कोई एडिशनल टैरिफ आप पे नहीं लगाएंगे? कुछ एफटीएज में ये प्रोविजन मैंने देखा है, अगर आपने कोई रिवोक किया इस कंडीशन को तो हम भी दूसरा देश भी रेसिप्रोकल करने को तैयार रहता है। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे गुंजाइश दिख रही है क्या आपको? नहीं, ये बात हम उसमें ट्रेड डील जब करते हैं तो उसमें लगा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका कहेगा कि हमारा तो डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है, वो तो जारी रहेगा, काम शुरू हो चुका है, इसमें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो भारत भी कह सकता है कि भाई हमारे पास भी जो है डोमेस्टिक जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे जो लेजिस्लेशन के अपने जो हमारे लिमिटेशंस हैं, उनके अंदर में हमको काम करना पड़ेगा। और रेसिप्रोसिटी जो है एक हमेशा इन चीज़ों में रहती है। दूसरा, हमारा जो मार्केट है बड़ा है, लेकिन हम आपको जो है उसको पूरे तरीके से ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा कमर्शियल सेक्टर कर दें, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो है हमारा फूड सिक्योरिटी के लिए भी है और स्टैंडर्ड्स भी जो हमारे लोगों के लिए, स्मॉल फार्मर्स बहुत सारे इन्वॉल्व हैं जो कि वो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है उनको बिल्कुल एबॉलिश कर देंगे। तो इसलिए हमारी जो चीज़ें हैं वो हमको उनको पूरे तरीके से रखना चाहिए, लेकिन फ्रेंडली तरीके से, क्योंकि अभी अभी उनके स्टेट डिपार्टमेंट के वो आए थे, उन्होंने यही बोला है कि भाई हम जो है भारत के साथ में बहुत अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। तो हमको वो बात ओवरऑल भी ध्यान में रखनी है। और हम जो है ईरान के तरीके के नहीं हैं या चाइना के तरीके नहीं है कि बहुत हार्ड डिसीजन ले सकते हैं, बहुत फोकस तरीके से, और अपने लोगों को कहे कि नहीं आप जो है बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार हो जाइए, तरह तरह की जो भी आपके ऊपर सैंक्शंस आएंगी या तकलीफें होंगी सब सह लेंगे हम। ठीक है, फायदा होता है हमको, सैंक्शन जब लगती है तो हम अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज बढ़ा देते हैं, लेकिन इसका कॉस्ट तो देना ही पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि कोशिश करनी चाहिए
कि भाई ये बायलैटरली जो है एग्रीमेंट हो जाए और हमारे फेवर में रहे, और नहीं हो सकता है तो फिर आगे देखते हैं, जो भी अगर बिल्कुल तकलीफ देते हैं ट्रम्प साहब, लेकिन फॉर्चुनेटली इस समय उनका ध्यान ईरान को ज्यादा संभालने में है, तो भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो लिमिटेड विंडो हमें मिली है उसमें क्या क्या हम जो है उनके साथ में अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। आई थिंक मैं साकेत से इस बारे में सहमत हूँ। AK भट्टाचार्य साहब, ये कितनी अपॉर्चुनिटी हम ले सकते हैं यूएस के साथ, ये हमें कोशिश करते रहनी चाहिए, क्योंकि जो माहौल है इस माहौल में प्रेशर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ट्रम्प साहब का ध्यान ज़्यादा ईरान की तरफ है, तो शायद यहाँ पे ज़्यादा दबाव डालने की कोशिश ना करें। नहीं, ये तो बात क्लियर है कि ये दबाव डालने के लिए एक बात किया जा रहा है। इस मामले में पूरी तरह से विड्रॉ करना, मैं समझता हूँ कि ये कोई विजडम और वाइज मूव होगा। मुझे लगता है कि इस समय जो वातावरण जो है, जैसे अजय साहब ने भी कहा कि हमें स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, ट्रेड के लिए एक स्टेबल सिचुएशन की ज़रूरत है। कोई अनसर्टेनिटी हो वो ठीक नहीं है। तो उसी को देखते हुए मुझे लग रहा है कि जो हमारी जो टीम जो है वो इस तरह से उसको उनके साथ नेगोशिएट करे जिससे कि जो बेस्ट जो हमारे लिए डील आ सके, हमारे लिए बेस्ट जो इंटरेस्ट जो है हमारे वो प्रोटेक्ट हो सके। अगर वो मान लीजिए सेक्शन 301 WTO कंप्लायंट है या नहीं है, वो मैं समझता हूँ कि इस समय आप इसको इशू को उठा सकते हैं, इस इशू को उठाना भी चाहिए, पर इससे कोई इसका मतलब ये नहीं कि हम टेबल के उठ के चले आए। हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें वी शुड कीप नेगोशिएटिंग एंड टॉकिंग विद देम। ये बात तो साफ है कि जो अमेरिकन जो अब जो उनकी जो डिप्लोमेसी जो है, इकोनॉमिक जो पॉलिसी जो है, वो उसमें कोई रुख नहीं है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। उसमें एक कब क्या होगा, अब मान लीजिए बायलैटरल एग्रीमेंट होता है, उसकी लॉन्जिविटी क्या है वो भी हमें कुछ नहीं मालूम। तो हमें प्लेड बाय ईयर जो डिसीजन जो बात जो हो रही है, बात को ठीक तरह से करनी चाहिए। और मुझे ये लगता है कि हमारी जो इकोनॉमिक नेगोशिएटिंग टीम है उसको और भी स्ट्रेंथन करनी चाहिए, और उनकी जो बैक एंड में जो एक्सपर्ट्स टीम के साथ जो लिंकेज जो होनी चाहिए। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे ट्रेड इकोनॉमिस्ट हैं, वो उनसे जब हम बात करते हैं वो ये बात की जरा शंका जताते हैं कि वो एक कंसर्टेड कोऑर्डिनेटेड अप्रोच शायद हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए। उससे हमारी नेगोशिएशन एबिलिटी में उसमें स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अंजलि मैम, दरअसल ये जो 301 के तहत जो इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया तब किया गया जब वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के टैरिफ को इनवैलिड इलीगल घोषित कर दिया था। तो जाहिर तौर मकसद ये था कि हमने जो ड्यूटी लगाई थी अब वो तो खत्म हो गई, 10% एडिशनल टैरिफ लगाया जो 24 जुलाई को खत्म हो रही है। तो इस बीच हम कोई व्यवस्था कर दें ताकि 24 जुलाई के बाद भी टैरिफ लगाने का अधिकार हमारे पास रहे। ऐसे में जो देश ट्रेड डील कर लेंगे म्यूचुअली कन्वीनियंट तरीके से, उनको इस 301 से रियायत दे दी जाएगी, जो नहीं करेंगे उस पर हम ड्यूटी जारी रखेंगे। ये एक रणनीति हो सकती है जिसके तहत काम किया जा रहा हो, और पर्दे के पीछे से अगर संकेत मिल जाए कि हम ऐसा कुछ कर देंगे तो भारत को मान जाना चाहिए। देखिए, इसमें हम अभी जो हमें मालूम है वो ये है कि 18% पर बात हुई है ट्रेड डील में। अब अगर ये स्पेशल 301 में डिपेंड करता है कि ये कौन सी प्रोडक्ट्स कवर कर रहे हैं और इसका क्या अंजाम होता है। अभी ये शुरुआत है, तो अभी देखना है कि ये किस लेवल तक जाएगा, इसमें फाइनली किस लेवल तक जाके ये ड्यूटी टिकेगी। जहां तक इसकी बात है कि हम ट्रेड डील कर लें तो 301 हम पर नहीं अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है। 301 में अगर आप पढ़ें उस सेक्शन को, इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है कि जिनके साथ ट्रेड डील है उस पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वो बात तो दूसरी हो जाएगी।
अब रही बात ट्रेड डील की, ट्रेड डील हमेशा बैलेंस्ड और इक्विटेबल तरीके से करने की कोशिश की जाती है। टेबल से उठ के जाने की बात नहीं होती है, लेकिन जब आप टेबल पे बैठते हैं तो आपको अपने देश को फोरमोस्ट रखना होता है। वो अपने देश को रख रहे हैं, हमको भी रखना होगा, और फिर हमें बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि आप दुनिया में अकेले तो एग्जिस्ट कर नहीं सकते हैं। आपका एक म्यूचुअल गिव एंड टेक है, लेकिन वो म्यूचुअल गिव एंड टेक वन साइडेड नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। यहाँ पर जो नेगोशिएशन चल रहा है इस वक्त डील का, शुरू से मैं फॉलो कर रही हूँ, ये वन साइडेड लग रहा है। आप कितने भी एक्सपर्ट्स को लगा लीजिए, किसी को भी लगा लीजिए, मेरा जितना तजुर्बा है वो यही कहता है कि ये बहुत वन साइडेड डील है। हम लोग बैलेंस नहीं स्ट्राइक कर पाए हैं अभी तक, और मेरी ये कामना है कि हम इस पे बैठ के और डिटेल में बात कर सकें, इस पे एंगेजमेंट हम कंटिन्यू कर सकें, जिससे कि हम उस बैलेंस पे अराइव कर सकें। कुछ हमें गिव करना पड़ेगा, पर कुछ हमें टेक भी मिलना चाहिए। वो टेक नहीं है, कहीं सब्सटैंशियल टेक हमारे लिए नहीं है इस डील में, जो अभी तक इंफॉर्मेशन बाहर आई है। बिल्कुल, दरअसल ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा अजय साहब साहब। दो चीज़ें, एक तो मैम कह रही हैं कि अभी तक जो डील के बातें निकल कर सामने आ रही हैं वन साइडेड दिख रही हैं, तो हमें थोड़ा सा अपने आप को और कड़ाई से अपने रुख को रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि अगर मान भी जाते हैं ये लोग, ठीक है सेक्शन 301 को हम बाहर आप पर लागू नहीं करेंगे, आप डील कर लीजिए, लेकिन सेक्शन 301 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत आप हमेशा के लिए किसी देश को बाहर कर सके जिसके साथ ट्रेड डील हो चुका हो। तो हमेशा एक्सपोर्टर्स पे एक तलवार लटकती रहेगी। देखिए, अगर आप उस कंट्री से डील कर रहे हैं जो पहले ही आपको टैरिफ रेट बता दे रहा है, बिफोर सबमिशन की डेट आ रही, बिफोर पब्लिक हियरिंग की डेट आ रही है, तो बहुत क्लियर है कि कोई बहुत रैशनल डिसीजन नहीं लिया जा रहा, कोई लीगली बैक डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ सिर्फ ये है कि अगर आप मेरे से डील कर लोगे, आई विल डील विद सेक्शन 301 इन अ डिफरेंट वे। अगर आप नहीं करते हो तो आई विल ट्रीट इट एंड इंटरप्रेट इन अ डिफरेंट वे। तो आपको यहाँ एक कॉन्शियस कॉल लेनी है। देखिए, आप जब बात करते हैं बड़ी फेयर डील है या नहीं है, तो जब भी डील होती है तो एप्पल टू एप्पल डील नहीं होती है। अगर आप उस मार्केट में जो आपके 20% एक्सपोर्ट्स अकाउंट फॉर कर रहा है और यूएस उस मार्केट में जहां उसका सिर्फ 2% एक्सपोजर है, तो नेचुरली आपको उस चीज को बैलेंस करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि पूरी टैरिफ लाइन पे आप मेरे को कंसेशन दो, पूरी टैरिफ लाइन पे मैं आपको कंसेशन दूंगा, बिकॉज यूएस मे नॉट बी एक्सपोर्टिंग इन ऑल टैरिफ लाइन। तो प्रॉब्ली आई थिंक अगर हम ओवरऑल सिचुएशन को हम ये मान के डिस्कशन कर रहे हैं कि एक निगोशिएटिंग टैक्टिस है यूएस की, तो हमें ये भी प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि अगर हम बीटीए करते हैं तो सुपर 301 के एक्शन डाइल्यूट हो जाएंगे। वो डाइल्यूट होकर किस फॉर्म में आएंगे मैं अभी इसको नहीं कह सकता, लेकिन मेरे को फर्म बिलीव है अगर ये एक निगोशिएटिंग पोस्चर है तो अगर आप उसको एड्रेस करते हैं तो जो उसके इंपैक्ट होंगे बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होके आएंगे। चलिए सागर, बड़ी दिलचस्प चर्चा हो रही है, इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। एक तरफ अमेरिका के साथ ट्रेड डील की बातचीत हो रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत समेत 54 देशों पर 12.5% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के बीच ट्रेड डील की बातें किस तरह से आगे बढ़नी चाहिए, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप लोगों का सब स्वागत है इस चर्चा में। ब्रेक पे जाने से पहले साकेत मिश्रा साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, क्योंकि चर्चा उस वक्त यहाँ तक हम लोगों ने खत्म किया था कि ये ट्रेड डील अब तक जो निकल कर आई है वन साइडेड है क्या, या फिर जिस माहौल में हम लोग हैं उस माहौल में हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल के ट्रेड डील कर लें, क्योंकि और बहुत कोई विकल्प अपने पास है नहीं। लक्ष्मण जी, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो भी नेगोशिएटर्स हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो भारत के पक्ष में ही नेगोशिएट कर रहे हैं और जितनी क्षमता है हम लोग की उसके अनुसार कर रहे हैं। तो इसलिए ट्रेड डील करना तो हम लोग को
प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। दूसरा एक छोटा सा पॉइंट मैं जरूर कहूंगा कि अमेरिका का जो गवर्नेंस सिस्टम है उसमें हर रेगुलेशन में एक प्रेसिडेंशियल एक्सेप्शन का सिस्टम होता है। कि आपको याद होगा कई बार वो डिफेंस में भी होता है कि हाई टेक्नोलॉजी को दे सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी 301 के तहत भी हम लोग के ऊपर तलवार हो सकता है लटकती रहे, परंतु अगर ट्रंप को हम लोग ठीक तरीके से डील कर रहे हैं, इंगेज करके रख रहे हैं, तो वो इस पे भी एक्सेप्शनल अप्रूवल फ्रॉम दिस प्रोसेस दे सकते हैं, जो कि हमारे लिए जरूरी है। तो इसलिए मेरा केवल मत ये है कि हम लोग को इंगेजमेंट बहुत जरूरी है करना, और ट्रंप के साथ किसी भी प्रकार का लॉजिकल रिजल्ट पाना ऑलमोस्ट असंभव है। तो इसलिए हम लोग को इस समस्या या इस समय पे क्या बेस्ट डील है वो करनी चाहिए, वो करके समय काटा जाए, एक्सपोर्ट में हम लोग अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाएं, अपनी उसी समय डाइवर्सिफाई करें। जो साय साहब कह रहे थे कि 20% को हटाना आसान नहीं है, हम लोग के पास समय आएगा, हम लोग को एक दिन और लड़ने के लिए समय चाहिए, और उसके लिए डील बहुत ही जरूरी है। शशांक सर जी अब मैं क्या कहूं इसमें, तो ये है कि या तो हम लोग कहें कि वी विल वेट आउट, नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन आएगा बहुत अच्छा होगा और हम जानते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से, तो एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी। लेकिन मैं समझता हूं कि वो बात नहीं चलेगी, और निगोशिएटिंग प्रोसेस जो है उसमें थोड़ी सी हमको जो है फ्लेक्सिबिलिटी रखने की आवश्यकता होती है, और इसमें ये ध्यान में रखना है कि हमारी सोसाइटी जो है उसमें सब लोगों का जो है इंटरेस्ट देखना बहुत आवश्यक है। खाली ये देखना आवश्यक नहीं है कि हम 100% जो है आइडियल सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमने जो है पूरे इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है, पूरी मैथमेटिक्स पढ़ रखी है, उससे काम नहीं चलता है। हमारे यहाँ इतने लोग हैं, गरीब भी हैं, जो बेचारे काम करते हैं, उनके परिवार हैं, उन लोगों को जो है उनका एम्प्लॉयमेंट, एक तो पहले से उन्होंने मार लगा दी, जीएसटी जब खत्म कर दिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को दे दिया, हमको निकाल दिया। लेकिन ये सब बातें उनको दोहरा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपने कितना हमारा नुकसान किया है। अब कम से कम ऐसा नुकसान आगे मत कीजिए जब आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, और डिफाइनिंग पार्टनरशिप कहते हैं इस सेंचुरी की। वो बातें कहते रहेंगे हम, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि जो साकेत ने बात कही 2-3 साल के लिए, बिल्कुल हमें पूरे तरीके से ब्रेक नहीं लगा देना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि सब बहुत हमने जो है कंसेशन दे दिया है, अब नहीं दे पाएंगे इसके आगे। तो अब खाली जो हमारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत आवश्यक हैं पॉलिटिकल बेसिस पर, सोशल बेसिस पर, तो वो तो हम जरूर उनको ध्यान में रखें। लेकिन जहाँ पे हमारे अपने एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, जहाँ पे हमारे अपने बिजनेस का इंटरेस्ट का सवाल है, उसको कम से कम 2-3 साल तक चलने देते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं, और खत्म, बिल्कुल ब्रेक लगा के खत्म नहीं कर देते हैं चीजों को। अंजलि मैम, मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है इससे, कि आप चूंकि डब्ल्यूटीओ में रहे भी हैं, आपको लगता है कि अब कोई विकल्प बचा हुआ है कि ऐसे मामलों को डब्ल्यूटीओ में चैलेंज किया जाए, वहां पे कुछ रिलीफ मिले? क्योंकि डब्ल्यूटीओ वैसे ही वहां के बहुत सारे नियमों की धज्जियां उड़ चुकी हैं ट्रंप प्रशासन में। देखिए, डब्ल्यूटीओ में जो लीगल प्रोसेस है वो हमारे देश की तरह लंबा चलता है, तो कोई भी उसमें रिलीफ इन द फोर्सिएबल फ्यूचर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसा मैंने बताया, ये सेक्शंस ऑलरेडी ईयू ने 1998 में चैलेंज किए थे डब्ल्यूटीओ में, और इसमें यूएस ने ये कैविएट लगा दिया था अपनी लॉ में कि हम इसको इन कंप्लायंस विद डब्ल्यूटीओ रूल्स ही रखेंगे। जब हम यूज करेंगे स्पेशल 301 को या स्पेशल 301 को या सुपर 301 यूज करेंगे, तो हम उसको इन कंप्लायंस विद डब्ल्यूटीओ रूल्स रखेंगे। पर अब जैसा कि हम देख रहे हैं, द करंट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी रूल्स नहीं फॉलो हो रहे हैं, तो वो रूल क्या फॉलो होगा, वो कैविएट क्या फॉलो होगा? तो डब्ल्यूटीओ में इस स्टेज पे डिस्प्यूट में जाना तो लॉजिकल है नहीं, बिल्कुल भी। लेकिन बायलैटरली हमको आर्म ट्विस्ट नहीं होना चाहिए। इसमें ये हम लोगों को बहुत केयरफुली प्ले करना पड़ेगा, और जहां तक हम देख पा रहे हैं,
इसमें सिर्फ एक तरीका है, इसको थोड़ा जितना लंबा हम खींच सकें वो ही हम कर बातचीत को। सकते हैं। क्यों बातचीत को? क्योंकि अगर आप कहते हैं जो इंफॉर्मेशन निकल के आई है, इंडिया के टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स विल गो डाउन टू 0, यूएस के 18% रहेंगे। क्या ये एप्पल फॉर एप्पल है? ये तो एप्पल कहीं भी नहीं है, ये तो बहुत दूर है। आप उनसे 500 बिलियन डॉलर के गुड्स खरीदेंगे, जबकि आप आज करीब 50 बिलियन डॉलर के खरीदते हैं, तो 10 टाइम्स मोर। ये सब आप कमिट कर रहे हैं उसमें जो इंफॉर्मेशन निकल के आई है। तो हम तो कहीं भी नहीं है टेबल पे। अगर हम वो देखें तो हमको इस बातचीत को लंबा खींचना हमारे इंटरेस्ट में होगा। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इसको साइन ऑन करने के लिए। ये स्पेशल 301 लगाते रहें या 301 लगाते रहें, ये देखिए यूएस के साथ नेगोशिएट करने का एक बहुत तरीका होता है। इनसे नॉर्मल नेगोशिएशन नहीं हो सकता है। माफ कीजिएगा, मैं ये कह रही हूँ क्योंकि मैंने ये किया हुआ है, रात दिन किया हुआ है 3 साल तक, और इनसे नेगोशिएशन नहीं हो सकता। नॉर्मल नेगोशिएशन इनसे नेगोशिएट करना बहुत मुश्किल है, बहुत क्लेवरली करना पड़ता है। और यहाँ मुझे एक ही तरीका सूझ रहा है और वो है इसको प्रोलॉन्ग करने का। अजय साहे साहब, ये एक तरीका अंजलि मैम सजेस्ट कर रही हैं कि जल्दीबाजी बहुत ना किया जाए। देखिए, ऑफ कोर्स अगर वो हो सकता है पॉसिबल तो करना चाहिए, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि आपके पास वो बहुत आपको ढील देंगे कि आप उसको बढ़ाते जाओ। यूएस प्रेसिडेंट इज आल्सो कॉन्शियस कि नवंबर के बाद अगर उनके पास मेजॉरिटी नहीं रहती, ही विल हैव नंबर ऑफ चैलेंजेस, तो वो आपको उतना एल्बो रूम नहीं देंगे। आपको पॉसिबल कि हम उसको निगोशिएशन को बढ़ाते जाते हैं, वो हमारे लिए हक में रहेगा। बट मेरे को ये लगता है हमें ये भी देखना चाहिए कि इस दिस टाइम पे हम मॉरल विक्ट्री देखना चाह रहे हैं या इकोनॉमिक बेनिफिट देखना चाह रहे हैं। तो शायद इन चीजों को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। नीड ऑफ द आवर नहीं है कि हम खाली मॉरल विक्ट्री दिखा दे कि हमें निगोशिएशन में मॉरल विक्ट्री मिल गई, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो इज एट स्टेक, उसको भी हमें उतना ही सेफगार्ड करना पड़ेगा। अगर हम निगोशिएट करने का हम कर सकते हैं, उसको डिले कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली दैट कैन बी ए स्ट्रेटेजी। बट हमें ये भी देखना होगा कि उस इंटरिम पीरियड में हम सब्जेक्ट टू हायर टैरिफ ना हो जाए कि हम डिफर तो करते गए, पता लगा हम 50% टैरिफ में आ गए। ये एक चैलेंज। हाँ बिल्कुल। ए.के. भट्टाचार्य साहब, हमें मोरल विक्ट्री देखना है या फिर ट्रेड डील की विक्ट्री दिखना है कि अपने ट्रेड के मोर्चे पर विक्ट्री हमें मिले? एक दोनों में देखिए, हमें डुअल अप्रोच चाहिए। हम इस वक्त हमें एक डुअल अप्रोच चाहिए। एक तरफ हम डेफिनेटली, मैं अंजलि जी से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि हम किस तरह से ये नेगोशिएशंस जो हैं ये हम किस तरह से प्रोलॉन्ग कर सकें। पर ये नेगोशिएशंस जो हैं, जो 301 की जो नेगोशिएशंस हैं और जो बायलैटरल एग्रीमेंट के नेगोशिएशंस हैं, ये दोनों डिफरेंट नेगोशिएशंस हैं। मैं समझता हूं कि जो 301 की जो नेगोशिएशंस हैं उसको प्रोलॉन्ग किया जाए, पर जो बायलैटरल जो एग्रीमेंट जो है उसको अगर हम एक स्टेप अगर कंक्लूड जल्दी कर सकें तो हमारी ट्रेड के लिए एक स्टेबिलिटी एंड ए प्रोस्पेक्ट्स हमारे बेटर होगी। और 301 को हम प्रोलॉन्ग करके बात करके चले जाएं। और फाइनली मैं ये कहूँगा कि WTO का जो हमें जो एक जो अभी तक दो तीन डेमोक्रेटिक सरकार में ने भी यूएस ने WTO को कोई तवज्जो नहीं दिया। जब बाइडेन साहब थे तब तो WTO हमें हेल्प करेगा। सिर्फ ये WTO में एक इशू है कि लंबा चलता मामला, दूसरा 301 को बिल्कुल बायलैटरल ट्रीटी से हम अलग करके देखना तो मुश्किल ये होगा कि हम लोग बायलैटरल ट्रीटी को लॉक कर दें और पता चला 301 की तलवार लटकती रहे, तो ये एक चैलेंज होगा। लेकिन समय खत्म हो चुका है, इसीलिए चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते हैं CNBC आवाज। नमस्कार।